फिर से शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक शीर्षक जो चल रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत, इसमें जो पहला चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से संपन्न हुई और राष्ट्र का उदय किस प्रकार से हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांस में जो क्रांति हुई वो 1779 में हुई और उसके बाद, इस क्रांति के बाद एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिससे फ्रांस स्वतंत्र हुआ। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा, किसका? एक निरंकुश राजा का शासन था। निरंकुश तो हम जानते ही हैं, आगे ही पढ़ चुके हैं कि निरंकुश का क्या मतलब होता है। निरंकुश का मतलब होता है जिस पे किसी प्रकार का अंकुश ना हो। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, राजनीतिक और संवैधानिक का मतलब समाज में जो बदलाव हुआ, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी जो सत्ता पहले राजा के हाथ में थी, अब वो हस्तांतरित होके किसके हाथ में आ गई? फ्रांस के नागरिकों या फ्रांस की जनता के हाथों में आ गई। यानी अब कोई राजा नहीं रह गया, बल्कि सारी शक्तियां जो है वो जनता के हाथों में आ गई। जनता अब जिसको चाहे उसको राजा बना सकती थी। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन किया जाएगा कि राष्ट्र की कार्यशैली कैसी रहेगी, राष्ट्र कार्य कैसे करेगा, राष्ट्र में कौन किस पद पर रहेगा, इसकी सभी चीजें निर्धारित करने का काम अब लोगों ने किया और वह ही उसकी नियति तय करेंगे। नियति का मतलब कि कैसे क्या होगा, कैसे संविधान लागू होगा, कैसे स्वतंत्रता मिलेगी और किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी जिससे फ्रांस के लोगों का उदय हो सके। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए। यानी जो क्रांतिकारी थे फ्रांस में 1789 के क्रांति में, जिन क्रांतिकारियों ने फ्रांस में क्रांति लाई और जिसके द्वारा फ्रांस को आज़ाद किया गया, उन लोगों ने क्या किया कि एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। यानी उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांस के लोगों के बीच में उनकी एक सामूहिक पहचान बन जाए। और इसीलिए उन्होंने पितृभूमि, जैसे हमारे भारत में मातृभूमि का कॉन्सेप्ट है या मातृभूमि का विचार है, इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि का विचार प्रस्तुत किया। पितृभूमि का मतलब हमारे पिता की भूमि है, ठीक। और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। यानी एक संविधान था जिसके तहत उनको अधिकार दिए गए थे कि किस प्रकार से आप फ्रांस में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करें। नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। सभी राजा का एक राष्ट्र ध्वज होता था जिसको राजध्वज कहा जाता था। उस राजध्वज को हटा करके फ्रांसीसी क्रांतियों ने एक तिरंगे झंडे का निर्माण कराया, जिसको राजध्वज यानी उस राष्ट्र का ध्वज घोषित किया गया। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। किसका चुनाव? स्टेट जनरल का चुनाव। स्टेट जनरल का मतलब हर राज्यों में चुनाव किया गया कि उसका प्रमुख कौन रहेगा, और ये चुनाव वहाँ के जो सक्रिय नागरिक थे
उन्होंने इस चुनाव में भाग लिया और एक सरकार का गठन किया। इस और उसी को स्टेट जनरल चुनाव कहा गया। उस आगे चलकर उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मतलब होता है संसद और नेशनल का मतलब होता है राष्ट्र का संसद। यानी दोनों का मतलब अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कि देश की या राष्ट्र की संसद कर दिया गया। नेशनल असेंबली कर दिया गया और नई स्तुतियां रची गई। स्तुतियों का मतलब शपथ किस प्रकार से लेना है, शहीदों का गुणगान कैसे, उन शहीदों का जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में बलिदान दिया था उनका गुणगान करना हुआ। और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। किसके नाम पर हुआ? राष्ट्र के नाम पर। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। कैसे कानून? समान कानून। समान कानून का तात्पर्य है कि जितने भी नियम बनाए गए वो सारे नियम सब पर लागू होते थे, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, सबके लिए एक जैसे नियम बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। यानी देश के अंदर जो सामानों का आयात और निर्यात होता था, यानी देना और लेना जो होता था, उस पर कुछ शुल्क लगा हुआ था जो कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी किसी चीज के भार को या उसके वजन को नापने के लिए या तौलने के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई जो कि सारे देश या पूरी देश में एक साथ लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और फ्रेंच भाषा वहाँ की बोली और लिखी जाती थी। अब वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी फ्रांस में जो बोली क्षेत्रीय बोली थी जिसको हम फ्रेंच के नाम से जानते हैं, उसको और ज़्यादा हतोत्साहित का मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया और आगे चलकर उसी भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा घोषित कर दी गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने फ्रांस को आज़ाद कराया था, उन्होंने यह कहा कि फ्रांसीसी जो राष्ट्र है उसने ये निर्णय किया कि भविष्य में सभी देशों यानी यूरोप के देशों का भाग्य निरंकुश शासकों से मुक्त कराना मान लिया गया। निरंकुश शासकों का मतलब फ्रांस के उदय होने के बाद, फ्रांस की क्रांति संपन्न होने के बाद जितने भी यूरोप के देश थे वो एक एक करके अपने राजा से मुक्त होना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। यानी कोई भी राष्ट्र अगर अपने राजा से मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, तो उन सभी देशों को फ्रांस क्या करेगा? सहायता देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जिसे जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई। यानी एक क्लब बनाया गया जिसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब और इसकी स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। जो राष्ट्रवाद सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित था, फ्रांसीसी सेनाओं ने इसी राष्ट्रवाद के विचार को और भी देशों में जो उसके आसपास के देश थे यूरोप में, वहां पर पहुंचाने का काम
शुरू कर दिया। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। किसको नष्ट कर दिया था? प्रजातंत्र को। यानी फ्रांस की स्वतंत्रता के बाद नेपोलियन आता है और नेपोलियन क्या करता है? फिर से राजतंत्र को स्थापित करता है। जिससे होता क्या है कि जो देश पहले आज़ाद हो चुका था यानी गणतंत्र हो चुका था, वो पहले उसके बाद क्या होता है कि वो फिर से निरंकुश शासन के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है नेपोलियन को। और नेपोलियन को ही पूरे नाम से अगर हम जाने तो नेपोलियन को नेपोलियन बोनापार्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक चित्र दिखाई पड़ रहा है जो ये बता रहा है कि उस समय किस प्रकार से फ्रांस के अलावा और भी जितने राज्य थे उनको स्वतंत्र कराने के लिए या उसमें जो राज्य स्वतंत्र हुए उनकी क्या भागीदारी थी। इस चित्र को अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। आगे देखते हैं कि क्या है। और प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्टा ने। उसने क्या किया? प्रशासनिक जो क्षेत्र था उसमें क्रांतिकारी सिद्धांतों को समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। यानी जो व्यवस्था, जो राजतंत्र पहले स्थापित था 1779 के पहले, उतनी गुणवत्ता नहीं थी। उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्टा आता है तो उसने ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसमें तर्कसंगत और कुशल व्यवस्था लागू हो सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। किस सन में आया था? तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। किस विशेषाधिकार को? जन्म के तौर पर जो विशेषाधिकार फ्रांसीसियों को प्राप्त थे, इस संहिता के द्वारा उस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। किसको? कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार, ठीक, इन दोनों अधिकारों को उसने क्या किया? सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। यानी फ्रांस का नियंत्रण जिन देशों पे था या फ्रांस के बाहर की भूमि पर जहां पर भी फ्रांसीसियों का अधिकार था, उन सभी क्षेत्रों पर इस विशेषाधिकार को लागू किया गया। जैसे कहां कहां पे? तो डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। किस व्यवस्था को? सामंती व्यवस्था को पूरी तरह से इसने खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। किससे? भूदास और जागीरदारी जो शुल्क दिया जाता था किसानों के द्वारा, उससे भी नेपोलियन बोनापार्टा ने सबको मुक्ति दिलाई। भूदासत्व का मतलब होता है, यहाँ भू का मतलब होता है भूमि और दासत्व का मतलब होता है जो जिस भूमि पर कार्य करने के लिए बाध्य हो। यानी किसी भी जागीरदार के अंतर्गत जो भूमि दी गई थी किसानों को, उसके लिए वो उनकी जो है दासता स्वीकार करें, इसको नेपोलियन बोनापार्टा ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। शहरों में
में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। यानी शहरों में जो कारीगरों के श्रेणी यानी छोटी छोटी श्रेणियों में जो संघ बने थे, ठीक, उनको क्या कर दिया, नेपोलियन बोनापार्टा ने बिल्कुल हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। यानी जो आज़ादी उनको अभी तक नहीं मिली थी, और नेपोलियन बोनापार्टा के आने के बाद जो किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे और जो उद्योगपति थे, वो इस नई मिली आज़ादी से जो उनको ये आज़ादी थी उसका स्वाद उन्होंने चखा। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। क्या? मानक भार तथा नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में जो वस्तुएं और पूंजी के आवागमन में जो सहूलियत होगी, उससे क्या होगा कि हमको लाभ होगा। अब ऐसा नहीं है कि छोटे से क्षेत्र में जो मुद्रा चल रही थी वो आगे के क्षेत्र में वो मुद्रा नहीं चलेगी, और जो मानक भार एक जगह पर स्थापित किया गया था वो दूसरी जगह ऐसा नहीं था कि मान्य होने के कारण ही काफ़ी सहूलियत का मतलब होता है सुविधा। सहूलियत को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको कहते हैं सुविधा। क्या कहते हैं? सुविधा। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यानी जो छोटे छोटे शहर थे, ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सा, यहाँ पर जो फ्रांसीसी सेनाओं के द्वारा स्वतंत्रता का तोहफा दिया गया था, वो थोड़े ही समय के बाद किस में बदल गया? दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, यानी जो उनको अभी स्वतंत्रता मिली थी और जो नए नियम लागू हुए थे, उन सभी नियमों को ज़्यादा अच्छा साबित नहीं किया जा सका। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। यानी अंग्रेजों के अलावा फ्रेंच सेना में भी अब जबरन भर्ती होना शुरू हो गया। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्टा ने अपने क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती जबरन शुरू कर दी, और कुछ ऐसे कर थे जिनको बढ़ा दिया गया। इन सभी चीज़ों को देख करके वहाँ की जनता फिर से क्या हुई? क्रोधित होना शुरू हो गई। इस चैप्टर में इतना ही है, और कुछ चित्र इसमें दिए गए हैं। जो चित्र हम समझ सकते हैं कि क्या है, तो उन चित्रों का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस चित्र में एक छोटा सा चित्र दिखाई पड़ रहा है जो हमको कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। इसमें देख सकते हैं एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ है। ये दोनों पृष्ठ आपको, एक जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ है ये, और इस पे कुछ लिखा हुआ है जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान
ने 1798 में डिजाइन किया। इस कबर को किसने डिजाइन किया? रेबमान ने डिजाइन किया था। और इस पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो शब्द लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है, फ्रेंच में बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया था, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके थे, हम लोग इस पे पहले बात कर चुके हैं कि फ्रांस के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो उसके यूरोप के बगल के देश थे, वहाँ पर जैकोबिन गुटों का निर्माण होना शुरू हो गया था। उसी गुट का एक ये पत्रकार था जिसका नाम था रेबमान, और इसने एक पंचांग बनाया था, और इस पंचांग पर यहाँ पर निरंकुश शासन के रूप में कुछ चित्र उसने बनाया हुआ था। इसको कहते हैं बास्टिल का किला, और ये निरंकुश शासक का प्रतीक कहलाया। दूसरा चित्र है, ये एक मैप है जो उस समय का है कि कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उसका फ्रांस का अधिकार था, और वियना कांग्रेस 1815 के बाद की यूरोप की स्थिति क्या थी। यानी फ्रांस के स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार से यूरोप में फ्रांस का परचम लहरा रहा था, कहाँ कहाँ पे फ्रांस अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये है रूसी साम्राज्य, ये है ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य, ये है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन जो साम्राज्य है इसी को हम कहते हैं फ्रांस का साम्राज्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एक चित्र दिखाया गया है जो जर्मनी का है, और इसको कहा जा रहा है ज़ेब्रकेन। जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, यानी एक वृक्ष लगाया जा रहा है जो जर्मनी की स्वतंत्रता के बाद का। काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा पर हैं, और इस चित्र को बनाने के लिए प्रयास किया था जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर ने। किसने? जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर ने। यहाँ आप देख सकते हैं, जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फिटरेज द्वारा यह बनाया गया है। इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेब्रकेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, इसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वह जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। यानी फ्रांस के सैनिक जहां भी जाते थे वहां पर लोकतंत्र को बिल्कुल विखंडित करके वहां पर निरंकुश शासन को स्थापित करने का प्रयास करते थे और अपने आप को मुक्तिदाता के रूप में दिखाते थे। यानी अपने आप को वो उच्च साबित करने का प्रयास करते थे। एक चित्र और है यहाँ पर, जो है राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। क्या लिखा है यहाँ, नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है, जिसके झोले में गिरती हुई चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका था। यानी नेपोलियन की हार होने के बाद
उसने जो कुछ भूमि गंवाई फ्रांस के द्वारा अपने हाथों से, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आगे के चैप्टर पर कल हम फिर से विश्लेषण करेंगे। आगे का चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आपके पास पुस्तक है तो इसको एक बार जरूर पढ़ लें। धन्यवाद।